नमस्कार मित्रों, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। आज हम बात करेंगे अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडे के बारे में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा भी कहते हैं, 3 रंगों की क्षैतिज पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी कल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। इसे 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ दिन पूर्व 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। इसमें 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियां हैं, जिनमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है, बीच में श्वेत पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है, और नीचे गहरे रंग की पट्टी देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाती है। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है, जिसमें 24 आरे तिल्लियां होते हैं। यह इस बात का प्रतीक है भारत निरंतर प्रगतिशील है। इस चक्र का व्यास लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसका रूप सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के शेर के शीर्ष फलक के चक्र में दिखने वाले की तरह होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपने आप में ही भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता हुआ दिखाई देता है। राष्ट्रीय झंडा निर्दिष्टकरण के अनुसार झंडा खादी में ही बनना चाहिए। यह एक विशेष प्रकार से हाथ से काते गए कपड़े से बनता है, जो महात्मा गांधी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। इन सभी विशिष्टताओं को व्यापक रूप से भारत में सम्मान दिया जाता है। भारतीय ध्वज संहिता के द्वारा इसके प्रदर्शन और प्रयोग पर विशेष नियंत्रण है। गांधी जी ने सबसे पहले 1921 में कांग्रेस के अपने झंडे की बात की थी। इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। इसमें 2 रंग थे, लाल रंग हिंदुओं के लिए और हरा रंग मुस्लिमों के लिए। बीच में एक चक्र था। बाद में इसमें अन्य धर्मों के लिए सफ़ेद रंग जोड़ा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ दिन पहले संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को संशोधित किया। इसमें चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले ली, जो कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने लगवाया। इस नए झंडे की देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने फिर से व्याख्या की। 21 फीट गुना 14 फीट के झंडे पूरे देश में केवल 3 किलो के ऊपर फहराए जाते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित किला उनमें से एक। उसके अतिरिक्त कर्नाटक के नारगुंड किले और महाराष्ट्र के पनहाले किले पर भी सबसे लंबे झंडे को फहराया जाता है। 1951 में पहली बार भारतीय मानक ब्यूरो ने पहली बार राष्ट्रीय ध्वज के लिए कुछ नियम तय किए। 1968 में तिरंगा निर्माण के मानक तय किए गए। ये नियम अत्यंत कड़े हैं। केवल खादी या हाथ से काता गया कपड़ा ही झंडा बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है। कपड़ा बुनने से लेकर झंडा बनने तक की प्रक्रिया में कई बार इसकी टेस्टिंग की जाती है। झंडा बनाने के लिए 2 तरह की खादी का प्रयोग किया जाता है। एक वह खादी जिसमें कपड़ा बनता है और दूसरा खादी टाट। खादी के केवल कपास, रेशम और ऊन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि इसकी बुनाई भी सामान्य बुनाई से भिन्न होती है। ये बुनाई बेहद दुर्लभ होती है। इसे केवल पूरे देश के 1 दर्जन से भी कम लोग जानते हैं। धारवाड़ के निकट गदग और कर्नाटक के बागलकोट में ही खादी की बुनाई की जाती है, जबकि हुबली एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जहां से झंडा उत्पादन व आपूर्ति की जाती है।
बुनाई से लेकर बाजार तक पहुंचने तक कई बार BIS प्रयोगशाला में इसका परीक्षण होता है। बुनाई के बाद सामग्री को परीक्षण के लिए भेजा जाता है। कड़े गुणवत्ता परीक्षण के बाद उसे वापस कारखाने भेज दिया जाता है। इसके बाद उसे 3 रंगों में रंगा जाता है। केंद्र में अशोक चक्र को काढ़ा जाता है। उसके बाद उसे फिर से परीक्षण के लिए भेजा जाता है। BIS झंडे की जांच करता है। उसके बाद ही इसे फहराया जा सकता है। भारत का तिरंगा ध्वज भारत के स्वतंत्रता संग्राम काल में निर्मित किया गया था। वर्ष 1857 में स्वतंत्रता के पहले संग्राम के समय भारत राष्ट्र का ध्वज बनने की योजना बनी, लेकिन वह आंदोलन असमय ही समाप्त हो गया था और उसके साथ ही यह योजना भी बीच में ही अटक गई थी। वर्तमान रूप में पहुंचने से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अनेक पड़ावों से गुजरा है। इस विकास में यह भारत में राजनीतिक विकास का परिचायक भी है। कुछ ऐतिहासिक पड़ाव इस प्रकार हैं। प्रथम चित्रित ध्वज 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता द्वारा बनाया गया था। अगस्त 1906 को पारसी बगान चौक ग्रीन पार्क कलकत्ता में इसे कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया था। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। ऊपर की ओर हरी पट्टी में 8 कमल थे और नीचे की लाल पट्टी में सूरज और चांद बनाए गए थे। बीच की पीली पट्टी में वंदे मातरम लिखा गया था। द्वितीय ध्वज को पेरिस में मैडम कामा और 1907 में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार यह 1975 में हुआ था। यह भी पहले ध्वज के समान था, सिवाय इसके कि इसमें ऊपर सबसे ऊपर की पट्टी पर केवल एक कमल था, किंतु 7 तारे सप्त ऋषियों को दर्शाते थे। यह ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। 1917 में भारतीय राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान तृतीय चित्रित ध्वज को फहराया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां एक के बाद एक और सप्तऋषि के अभिविन्यास में इस पर 7 सितारे बने थे। ऊपरी किनारे पर बाईं ओर खंभे की ओर यूनियन जैक था। एक कोने में सफ़ेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। कांग्रेस के सत्र वेजवाड़ा में किया गया यह आंध्र प्रदेश के एक युवक पिंगली वेंकैया ने एक झंडा बनाया और गांधी जी को दे दिया। यह 2 रंगों का बना, लाल और हरा रंग, जो तो प्रमुख समुदायों अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता था। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफ़ेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संदेश देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। वर्ष 1931 तिरंगे के इतिहास में एक स्मरणीय वर्ष है। तिरंगे ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसे राष्ट्र ध्वज के रूप में मान्यता मिली। यह ध्वज जो वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है, केसरिया, सफ़ेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था। यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया था कि इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं था। 22 जुलाई 1947 को वर्तमान ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व बना रहा। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को स्थान दिया गया। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बना। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच की पट्टी का श्वेत धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है और निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। सफ़ेद पट्टी पर बने चक्र को धर्म चक्र कहते हैं।
इस धर्म चक्र को विधि का चक्र कहते हैं, जो तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ की लाट से लिया गया है। इस चक्र में 24 आरों या तिल्लियों का अर्थ है कि दिन रात्रि के 24 घंटे जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है। भारतीय ध्वज में निम्न अनुमानित रंगों के अंतरण प्रयोग होते हैं। ध्वज में जो केसर या श्वेत, हरा और नीला रंग है वह एस्टेमल, RGB व वेब रंगों में हेक्साडेसिमल संकेतन से में CMYK के समकक्ष डाई रंग और पेंटोन के बराबर की संख्या है। आधिकारिक शीर्ष पट्टी के मूल रंग कद्दू के 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के उपरांत भारतीय मानक ब्यूरो ने 1951 में पहली बार ध्वज की कुछ विशिष्टताएं बताई। ये 1964 में संशोधित की गई, जो भारत में मैट्रिक प्रणाली के अनुरूप थी। इस निर्देशों को आगे चलकर 17 अगस्त 1968 में संशोधित किया गया। ये दिशा निर्देश अत्यंत कड़े हैं और झंडे के विनिर्माण में कोई दोष एक गंभीर अपराध समझा जाता है, जिसके लिए जुर्माना या जेल या दोनों सजाएं भी हो सकती है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को तैयार करने के 3 दस्तावेज जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि सभी झंडे खादी के, सिल्क या कॉटन के होंगे। झंडे बनाने का मानक 1968 में तय किया गया, जिसे 2008 में पुनः संशोधित किया गया। तिरंगे के लिए 9 स्टैंडर्ड साइज तय किए गए हैं। सबसे बड़ा झंडा 21 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा होता है। सबसे पहले बेंगलुरु से लगभग 550 किलोमीटर दूर स्थित बगालकोट जिले के खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ में कपड़े को बहुत ध्यान से काता और बुना जाता है। इसके बाद कपड़े को 3 अलग अलग लॉट बनाए जाते हैं। इनको तिरंगों के 3 अलग अलग रंगों में डाई किया जाता है। डाई किए हुए कपड़े बेंगलुरु से 420 किलोमीटर स्थित हुबली इकाई में भेज दिए जाते हैं। यहाँ इन्हें अलग अलग साइज के अनुसार काटा जाता है। कटे हुए कपड़े को हुबली में ही सिला जाता है। यहाँ लगभग 40 महिलाएं प्रतिदिन 100 के करीब झंडे सिलती है। कटे हुए सफ़ेद कपड़े पर चक्र प्रिंट किया जाता है। इसके बाद तिरंगे की तीनों रंगों के कपड़े की सिलाई की जाती है। सिलाई के बाद कपड़े को पेश किया जाता है। केवल खादी या हाथ से काटा गया कपड़ा ही झंडे के लिए उपयुक्त माना जाता है। खादी के लिए कच्चा माल केवल कपास, रेशम और ऊन है। झंडा बनाने में 2 तरह के खादी का उपयोग किया जाता है। एक वह खादी जिससे कपड़ा बनता है और दूसरा है खादी टाट, जो बेज रंग का होता है और खंभे में पहनाया जाता है। खादी टाट एक असामान्य प्रकार की बुनाई है जिसमें 3 धागों के जाल जैसे बनते हैं। यह परंपरागत बुनाई से भिन्न है, जहां 2 धागों को बुना जाता है। इस प्रकार की बुनाई अत्यंत दुर्लभ है। इस कौशल को बनाए रखने वाले बुनकर भारत में 1 दर्जन से भी कम हैं। दिशा निर्देश में यह भी बताया गया कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर में 150 सूत्र होने चाहिए। इसके साथ ही कपड़े में प्रति 4 सूत्र और 1 वर्ग फुट का शुद्ध भार 205 ग्राम होना चाहिए। इस बुनी खादी को 2 इकाइयों से प्राप्त किया जाता है, धारवाड़ के निकट गदग से और उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट जिलों से। वर्तमान में हुबली में स्थित कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ को ही एकमात्र लाइसेंस प्राप्त है जो झंडों का उत्पादन और आपूर्ति करता है। यद्यपि भारत में झंडा विनिर्माण इकाइयों की स्थापना की अनुमति खादी विकास और ग्रामीण उद्योग आयोग द्वारा दिया जाता है, परंतु यदि दिशा निर्देशों की अवज्ञा की गई तो BIS को इन्हें रद्द करने के सारे अधिकार प्राप्त हैं। बुनाई पूरी होने के बाद सामग्री को परीक्षण के लिए BIS प्रयोगशाला में भेजा जाता है। कड़े गुणवत्ता परीक्षण करने के बाद यदि झंडा अनुमोदित हो जाता है
तो उसे कारखाने वापस भेज दिया जाता है, तब उसे प्रक्षालित कर संबंधित रंगों में रंग दिया। केंद्र में अशोक चक्र को स्क्रीन मुद्रित स्टेंसिल या काढ़ा जाता है। विशेष ध्यान इस बात का दिया जाना चाहिए कि चक्र अच्छी तरह से मिलता हो और दोनों तरफ ठीक से दिखाई देता हो। BIS झंडे की जांच करता है और तभी वह बेचा जा सकता है। भारत में सालाना लगभग 4 करोड़ झंडे बिकते हैं। भारत में सबसे बड़ा झंडा 613 × 412 सेंटीमीटर राज्य प्रशासनिक मुख्यालय महाराष्ट्र के मंत्रालय भवन से फहराया जाता है। 26 जनवरी 2072 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्रियों आदि स्थानों में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के फहराने की अनुमति मिल गई। अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते हैं, बशर्ते कि ये ध्वज की संहिता का कड़ाई से पालन करें और तिरंगे के सम्मान में कोई कमी न आने दें। सुविधा की दृष्टि से भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 3 भागों में बांटा गया है। संहिता के पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है। संहिता के दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है। संहिता का तीसरा भाग केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में जानकारी देता है। 26 जनवरी 2002 विधान पर आधारित कुछ नियम और विनियम कि ध्वज को किस प्रकार फहराया जाए। राष्ट्रीय ध्वज को शैक्षिक संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, खेल परिसरों, स्काउट शिविरों आदि में ध्वज को सम्मान की प्रेरणा देने के लिए फहराया जा सकता है। विद्यालयों में ध्वज आरोहण में निष्ठा की एक शपथ शामिल की गई है। किसी सार्वजनिक, निजी संगठन या शैक्षिक संस्थान के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण प्रदर्शन सभी दिनों एवं अवसरों, आयोजनों पर, अन्यथा राष्ट्रीय ध्वज के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के अनुरूप अवसरों पर किया जा सकता है। नई संहिता की धारा 2 में सभी निजी नागरिकों अपने परिसरों में ध्वज फहराने का अधिकार देना स्वीकार किया गया है। इस ध्वज को सांप्रदायिक लाभ, पर्दे या वस्त्रों के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। जहाँ तक संभव हो इसे मौसम से प्रभावित हुए बिना सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए। इस ध्वज को आशयपूर्वक भूमि, फर्श या पानी से स्पर्श नहीं कराया जाना चाहिए। इसे वाहनों के हुड, ऊपर और बगल या पीछे, रेलों, नावों या वायुयान पर लपेटा नहीं जा सकता। या किसी अन्य ध्वज या ध्वज पट को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचे स्थान पर लगाया नहीं जा सकता। तिरंगे ध्वज को बंधनवार ध्वज पट या गुलाब के समान संरचना बनाकर उपयोग किया जा सकता है। सन 2002 से पहले भारत की आम जनता के लोग केवल गिने चुने राष्ट्रीय त्योहारों को छोड़ सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहरा नहीं सकते थे। एक उद्योगपति नवीन जिंदल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इस प्रतिबंध को हटाने के लिए जनहित में एक याचिका दायर की। जिंदल ने जानबूझकर झंडा संहिता का उल्लंघन करते हुए अपने कार्यालय की इमारत पर झंडा फहराया। ध्वज को जब्त कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाने की चेतावनी दी गई। जिंदल ने बहस की, एक नागरिक के रूप में मर्यादा और सम्मान के साथ झंडा फहराना उनका अधिकार है और यह एक तरह से भारत के लिए अपने प्रेम को व्यक्त करने का एक माध्यम है। तदुपरांत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय झंडा संहिता में 26 जनवरी 2002 को संशोधन किए, जिसमें आम जनता को वर्ष के सभी दिनों झंडा फहराने की अनुमति दी गई और ध्वज की गरिमा, सम्मान की रक्षा करने को कहा गया। भारतीय संघ में बी यशवंत शर्मा के मामले में कहा गया कि यह ध्वज संहिता एक कानून नहीं है, संहिता के प्रतिबंधों का पालन करना होगा
और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को बनाए रखना होगा। राष्ट्रीय ध्वज को फहराना एक पूर्ण अधिकार नहीं, इस पर पालन संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार करना होगा। भारतीय कानून के अनुसार ध्वज को हमेशा गरिमा, निष्ठा और सम्मान के साथ देखना चाहिए। भारत की झंडा संहिता 2002 ने प्रतीकों और नामों के अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम 1950 का अतिक्रमण किया और अब यह ध्वज प्रदर्शन और उपयोग का नियंत्रण करता है। सरकारी नियमों में कहा गया है कि झंडे का स्पर्श कभी भी जमीन या पानी के साथ नहीं होना चाहिए। झंडे को संभालने और प्रदर्शित करने के अनेक परंपरागत नियमों का पालन करना चाहिए। यदि खुले में झंडा फहराया जा रहा है तो हमेशा सूर्योदय पर फहराया जाना चाहिए और सूर्यास्त पर उतार देना चाहिए। मौसम की स्थिति कैसी भी हो, कुछ विशेष परिस्थितियों में ध्वज को रात के समय सरकारी इमारतों पर फहराया जा सकता है। झंडे का चित्रण प्रदर्शन उल्टा नहीं हो सकता, न ही इसे उल्टा फहराया जा सकता है। संहिता परंपरा में यह भी बताया गया है कि इसे लंब रूप में लटकाया भी नहीं जा सकता। झंडे को 90 अंश में घुमाया नहीं जा सकता, उल्टा नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति ध्वज को एक किताब के समान ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं पढ़ सकता है। यदि इसे घुमाया जाए तो परिणाम भी एक ही होना चाहिए। झंडे को बुरी और गंदी स्थिति में प्रदर्शित करना भी अपमान है। यही नियम ध्वज फहराते समय ध्वज स्तंभों या रस्सियों के लिए इसका रखरखाव अच्छा होना चाहिए। झंडे को सही रूप में प्रदर्शित करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। यदि ये किसी भी मंच के पीछे दीवार पर समानांतर रूप से फैला दिए गए हैं तो उनका फहराव एक दूसरे के पास होना चाहिए और केसरिया रंग सबसे ऊपर होना चाहिए। यदि ध्वज दीवार पर एक छोटे से ध्वज स्तंभ पर प्रदर्शित है तो उसे एक कोने पर रखकर लटकाना चाहिए। यदि 2 राष्ट्रीय झंडे प्रदर्शित किए जा रहे हैं तो उल्टी दिशा में रखना चाहिए। उनके फहराव करीब एक समान होना चाहिए। घर के अंदर प्रदर्शित झंडा, जब झंडा किसी बंद कमरे में, सार्वजनिक बैठकों में या किसी भी प्रकार के सम्मेलनों पर तो दाईं ओर रखना चाहिए, क्योंकि यह स्थान आधिकारिक होता है। जब झंडा हॉल या अन्य बैठकों में एक वक्ता के बगल में प्रदर्शित किया जा रहा हो तो वक्ता के दाहिनी ओर रखना चाहिए। हॉल के अन्य जगह पर प्रदर्शित किया जाता है तो दर्शकों के दाहिनी ओर रखना चाहिए। केसरिया पट्टी को ऊपर रखते हुए इस ध्वज को पूरी तरह से फैलाकर प्रदर्शित करना चाहिए। यदि ध्वज को मंच के पीछे की दीवार पर लंब में लटका दिया गया है तो केसरिया पट्टी को ऊपर रखते हुए दर्शकों के सामने रखना चाहिए ताकि शीर्ष ऊपर की ओर हो। यदि झंडा किसी जुलूस या परेड में या अन्य झंडे या झंडों के साथ ले जाया जा रहा है तो झंडे को जुलूस के दाहिनी ओर और सबसे आगे बीच में रखना चाहिए। वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए विशेष अधिकार होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य और भारतीय संसद के कनिष्ठ मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, लोकसभाओं के वक्ताओं और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों, राज्यसभा के अध्यक्षों और राज्य विधान परिषद के सदस्यों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और जल सेना, थल सेना और नौसेना के अधिकारियों को जो ध्वज श्रेणी में आते हैं को अधिकार प्राप्त है। वे अपनी कारों पर जब भी वे जरूरी समझे झंडा प्रदर्शित कर सकते हैं। झंडे को एक निश्चित स्थान से प्रदर्शित करना चाहिए जो कार के बोनट के बीच में दृढ़ हो या कार के आगे दाईं तरफ रखा जाना चाहिए। जब सरकार द्वारा प्रदान किए गए कार में कोई विदेशी गणमान्य अतिथि यात्रा कर रहा है तो हमारा झंडा कार के दाईं ओर प्रवाहित होना चाहिए और विदेश का झंडा बाईं ओर उड़ता होना चाहिए। झंडे को विमान पर प्रदर्शित करना चाहिए। यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर जा रहे हों, राष्ट्रीय ध्वज के साथ अन्य देश का झंडा जहां वे जा रहे हैं या उस देश का झंडा जहां यात्रा के बीच में विराम के लिए ठहरा जाता है, उस देश के झंडे को भी शिष्टाचार और सद्भावना के संकेत के रूप में प्रवाहित किया जा सकता है। झंडे को उतारना
शोक के समय राष्ट्रपति के निर्देश पर उनके द्वारा बताए गए समय तक झंडा आधा प्रवाहित होना चाहिए। जब झंडे को आधा झुकाकर फहराना हो तो पहले झंडे को शीर्ष तक बढ़ाकर फिर आधे तक झुकाना चाहिए। सूर्यास्त से पहले या उचित समय पर झंडा पहले शीर्ष तक बढ़ाकर फिर उसे उतारना चाहिए। केवल भारतीय ध्वज आधा झुका रहेगा, जबकि अन्य झंडे समान ऊंचाई पर रहेंगे। समस्त भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों की मृत्यु पर झंडा आधा झुका रहेगा। लोकसभा के अध्यक्ष या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शोक के समय झंडा दिल्ली में झुकाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री के समय दिल्ली में और राज्य की राजधानियों में भी झुकाया जाता है। राज्य मंत्री के निधन पर शोक स्वरूप मात्र दिल्ली में ही झुकाया जाता है। राज्य के राज्यपाल, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के लिए राज्य और घटक राज्यों में झुकाया जाता है। यदि किसी भी गणमान्य अतिथि के मरने की सूचना दोपहर में प्राप्त होती है, यदि अंतिम संस्कार नहीं हुए हैं, तो ऊपर बताए गए स्थानों में दूसरे दिन भी झंडा आधा फहराया जाएगा। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह, किसी भी राज्य के वर्षगांठ या राष्ट्रीय आनंद के दिन, किसी भी अन्य विशेष दिन, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए गए दिन पर मृतक के आवास को छोड़कर झंडे को आधा झुकाना नहीं चाहिए। झंडे का समापन, जब झंडा क्षतिग्रस्त है, मैला हो गया है, तो उसे अलग या निरादरपूर्ण ढंग से नहीं रखना चाहिए। झंडे की गरिमा चाहिए। झंडे को नष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका गंगा में विसर्जन करना या उचित स्थान के साथ दफना देना। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में लगकर बड़े जोश क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय ले स्वराज्य अविचल निश्चय, बोले भारत माता की जय। स्वतंत्रता हो ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाएं, तब हो प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हम।